कैटायन और एनायन दो टाइप के चार्ज होते हैं, दैट इज कैटायन और एनायन। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई है आपका M प्लस है और दूसरा क्या है X माइनस, तो इसको तो बोला जाता है कैटायन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को कैटायन और निगेटिव चार्ज को एनायन। अब देखिए, हाँ वेरी गुड। तो अब आप बताइए, अब होता क्या है इन दोनों के बीच में, क्या होता है अट्रैक्शन फोर्स। आप लोगों को पहले ही कल ही परसों ही बता दिया था कि अनलाइक जो चार्ज होते हैं, अनलाइक चार्जेस जो भी होंगे क्या कर सकते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का कि जो अनलाइक चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है और जो लाइक चार्जेज होता है वो क्या करता है, रिपेल ईच अदर। हाँ वेरी गुड, तो रिपेल ईच अदर। तो इसी बेस पे आपका कॉन्सेप्ट, ये भी कॉन्सेप्ट इसी पे है कि अगर कैटायन और एनायन के बीच में जो भी अट्रैक्शन लगेगा, है ना, जो भी अट्रैक्शन लगेगा कैटायन और एनायन के बीच में जो भी अट्रैक्शन लगेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक बॉन्ड। जो भी अट्रैक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। ठीक, अब इसको जैसे आप कोवेलेंट बॉन्ड को अगर देखा जाए, यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर कोवेलेंट बॉन्ड जब हम लोग देख रहे थे तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग क्या है नो डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन आयनिक बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बस प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपका आयनिक बॉन्ड हम लिख देते हैं इन आयोनिक बॉन्ड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, कहां से, रिप्रेजेंटेड बाय कहां पे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक, तो पहला चीज तो ये आप बेसिक चीज आप ध्यान में रखिए कि आपका जो आयनिक बॉन्ड होता है वो किसके बीच में होता है, आयंस के बीच में होता है। कौन कौन आयंस हो सकते हैं, कैटायन और एनायंस हो सकते हैं। हाँ, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। इरेज कर दूं इसको स्टूडेंट, इरेज कर दूं। यस सर। हाँ, कुछ जो लोग लिखना चाहते हैं या लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, जो भी आप लोग कर रहे हैं। अब हम इसमें क्या करना चाहते हैं, देखिए थोड़ा सा डिटेल में हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए जो आपका मेटल होता है ना, मेटल जैसे हम मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ रहे थे, तो मेटल क्या होता है, ये जो मेटल जो भी मेटल्स होते हैं इजी टू गिव इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहते हैं, इजी टू गिव इलेक्ट्रॉन। तो इजी टू गिव इलेक्ट्रॉन एंड क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई बताएगा, इलेक्ट्रॉन देकर के किस में कन्वर्ट होंगे, कैटायन या एनायन, कोई बताओ। हाँ कन्वर्ट इनटू कैटायन। अगर दूसरे की बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल जो होता है स्टूडेंट, नॉन मेटल ये क्या होता है, इजी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इजी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, गेन इलेक्ट्रॉन करता है। एंड खुद को किस में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट इनटू एनायन। वेरी गुड, तो दैट इज कैटायन मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज और एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। ये तो बहुत सारा बेसिक चीज है, पहले बैकग्राउंड हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। अब इसी को देखिए, अब यहां से देखिए, अब आपने क्या किया कि यहां से आपने समझ लिया कि जो भी मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन को देगा और नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो अब यहाँ पे हम आयनिक बॉन्ड को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझिएगा। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, विच इज फॉर्म्ड, देखिए कैसे लिख रहे हैं, फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन from one atom to another atom, from one atom to another atom, one atom to another atom is known as, another atom is known as, उसी को क्या बोला जाता है, is known as ionic bond, is known as ionic bond। ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ionic bond। अब ध्यान से समझिए, बॉन्ड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is formed by the transfer of electron from one atom to another atom is known as ionic bond. In this process, अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखें, in this process the atom
which transfer क्या करेगा, ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन एक्वायर, वो कैसा एक्वायर करेगा, जो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कैसा चार्ज एक्वायर करेगा, हाँ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर which gain the electron एक्वायर, वो कैसा चार्ज एक्वायर करेगा, which acquire नेगेटिव चार्ज, ओके नेगेटिव चार्ज, which are known as, उसी को क्या बोला जाता है, which are known as cation and anion no respectively, cation and anion respectively। अब ये चीजें हो गया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। थोड़ा सा हैंड राइटिंग अगर आप लोगों को न समझ में आया तो भी बता देना, लेकिन हम बोलते भी हैं, जब हम लिखते हैं तो हम बोलते भी हैं, तो शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोर्ड स्टूडेंट थोड़ा बहुत क्लियर है कि बोर्ड भी नहीं क्लियर है, बोर्ड क्लियर है आप लोगों के लिए, हाँ ओके वेरी गुड। तो आप देखिए फिर से समझिए कि इसका मतलब क्या हो गया। पहले तो मेटल और नॉन मेटल समझ लीजिएगा कि मेटल क्या होते हैं, इजी टू गिव इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू कैटायन दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा चीज क्या हो गया, नॉन मेटल इजी टू गेन इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। अब इसी को आयनिक बॉन्ड में समझिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कल कोवेलेंट में क्या था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आज क्या लिखा जा रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम one atom to another atom is known as ionic bond। दूसरा पॉइंट देखिए, in this process the atom which transfer its electron acquire क्या करेगा, positive charge and the other atom हम लिख सकते हैं other atom which gain electron acquire the negative charge which is known as cation and anion respectively। एक स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको हम अच्छे से समझाते हैं आप लोगों को। टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके हाँ। तो अब इसको समझिए, अब इसका पहले तो एग्जांपल आप लिख लीजिए, जहां पे भी मेटल और नॉन मेटल होगा स्टूडेंट, जहां पे भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में अट्रैक्शन होगा वो सारे आपके आयनिक बॉन्ड में आएंगे, सारे जहां पे भी मेटल और नॉन मेटल हैं that all will comes under ionic bond। और उसके साथ साथ जितने साल्ट होंगे, साल्ट क्या हो जाएंगे, साल्ट आपको भी पता है कि आपका एसिड बेस मिलते हैं, मतलब मेटल और नॉन मेटल ही मिलेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा NaCl लिया पहला, फिर हमने क्या लिया LiCl, फिर क्या लिया KCl, फिर क्या लिया RbCl, ये तो पहला हो गया। दूसरा एक और है आपका CsCl। दूसरा कैटेगरी में आएंगे, दूसरा कैटेगरी में इसको आगे पीछे कर दिया हूं, LiCl है पहले, फिर NaCl है। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, BeCl2। दूसरे कैटेगरी में आएंगे, BeCl2 के बाद कौन सा आएगा, MgCl2, ठीक। और इसके बाद क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है ना, SrCl2 ना, नो बेरियम क्लोराइड एंड BaCl2, ठीक। इसी तरीके से थर्ड में आएंगे तो उसमें आएगा BCl3, फिर कौन सा आएगा AlCl3, ओके, TiCl3 है ना, इसी तरीके InCl3, और आपका एक और आता है बाल गंगाधर, यहाँ पे गलत हो गया ना, गंगाधर Ga ना, गैलियम GiCl3 गैलियम, फिर InCl3 और आपका TlCl3 जो भी TlCl3, ओके। तो ये हो गया। अब इसके साथ साथ अगर देखेंगे दूसरा, एक कैटेगरी तो ये हो गया, दूसरा कैटेगरी मान लो, दूसरा Cl के साथ आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप Cl के जगह पे F भी लिख सकते हैं ना, Br भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, I भी लिख सकते हैं, ये तो आपको अंडरस्टैंड करना है। अदर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में हम दूसरे टाइप में जाते हैं, उसमें जैसे मान लो आपका कि क्या होगा Li2O, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा Na2O, फिर K2O, ठीक है, ये हो गया। फिर इसी में आ जाएंगे, ये तो दूसरे का फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड आएंगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा कि आपका क्या हो जाएगा BeO,
BeO, फिर क्या हो जाएगा MgO, फिर देखो CaO। थर्ड में अगर आप आओगे बेटा तो देखो क्या हो जाएगा, थर्ड में आओगे तो आपका है ना AlCl3 ना B2O3, ये है B2O3, फिर क्या है Al2O3 ना Al2O3। फोर्थ में आओगे, अब और एग्जांपल लिखोगे तो आपका जो भी ए भी होंगे आपका अदर एग्जांपल लाइक Fe2O3 हो गया, Fe2O3, ये सब जितने भी मेटल के हैं है ना CrO2 है ना, ये सब किस में आएंगे आयनिक बॉन्ड में। तो अब इसका अगर एक आध चीज इसमें है क्या कि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कंपाउंड बन कैसे रहा है। तो आप लोग सब 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, एक दो एग्जांपल मैं बता देता हूं जो बेसिक है। मान लो हम किसी का फॉर्मूला ग्रुप 1 का लिखते हैं, अगर मान लो ग्रुप 1 को लिया, ठीक है ग्रुप 1, तो मैंने मान लिया Na लिया और Cl, तो Na का बैलेंस कौन, बेटा म्यूट हो जाओ किसी का आवाज आ रहा है, और Cl का भी वैलेंसी 1 है। तो अगर हम इसमें फार्मूला लिखने की कोशिश करें, फार्मूला तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका NaCl आएगा। अगर इसी को लेकिन अगर हम लोग MgO को लिखें या MgCl2 को MgCl, तो Mg की वैलेंसी 2 क्योंकि ग्रुप 2 में है और इसकी 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये MgCl2 आ जाएगा। तो ये अगर तीसरे की बात करें, मान लो हमने Al लिया, Al और इसका क्या है Cl लिया, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, और यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कौन सा आ जाएगा AlCl3। तो अब फार्मूला तो आपको पता ही है, वो तो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस तरीके से अगर किसी का फार्मूला याद करने में किसी को प्रॉब्लम है तो भी पूछ सकता है। आगे बढ़े हम लोग, इरेज करूं इसको, एग्जाम्पल लिख लो फिर एग्जाम्पल समझाते हैं। स्टूडेंट GaCl3 के पास InCl3 इंडियम ट्राइक्लोराइड, InCl3 इंडियम ट्राइक्लोराइड। देखो क्या होता है, ग्रुप 13 को लिखो, ग्रुप 13 का देखो तो हम लोग एक ना बैगन आलू गाजर इन थाली ऐसे करके याद करवाया था ना, बैगन तो बोरान हो गया, बैगन फिर क्या था आलू था, एल्युमिनियम हो गया, फिर गैलियम, गाजर इन मतलब इंडियन, और टीएल था थाइलम, हाँ थैला, जो भी थैला थाली जो भी लिखो थैला, तो बैगन आलू गाजर इन थैला। या एक दूसरा भी हम लोग जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग के टीचर दूसरे हिसाब से बताया था, क्या बोला था, बाल गंगाधर जो थे इंडियन, फिर तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। लेकिन तुम जैसे भी ये तो निमोनिक्स है, जैसे याद कर लो, अपना भी बना लो, इसमें नहीं है, बट याद होना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि अगर ये आप लोग निमोनिक्स ना याद करो, ना पता हो ना, तो ये भूल जाता है, कभी कभी हम खुद भूल जाते हैं कि गैलियम आएगा, इंडियम आएगा, कौन आएगा नहीं पता चलता है। तो इस तरीके से होता है, तो ग्रुप को ये मेमोराइज करना, याद रखना इजी है। हम इरेज करते हैं इसको, फिर एक्सप्लेन करते हैं। इरेज करूं? हाँ, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक दो एग्जाम्पल को पकड़ करके अब उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे और क्यों आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो बॉन्ड फॉर्म होने का बस एक ही तरीका है कि वो स्टेबिलिटी चाहता है, इसीलिए वो बॉन्ड बनाएगा। अगर स्टेबिलिटी कोई भी एटम ना चाहे तो कभी भी बॉन्ड बनाने की उसको जरूरत ही नहीं है। तो क्यों बॉन्ड बनता है, तो स्टेबिलिटी के लिए या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहेगा। तो हम एक हेडिंग जाते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ, क्या लिख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन, बॉन्ड फॉर्मेशन किसको ले लेते हैं हम, ग्रुप 2 को ले रहे हैं। NaCl का हम लोग कभी एक्सप्लेन किए थे, फॉर्मेशन इन, मान लो हमने MgO को लिया, आप किसी और को भी ले सकते हो। तो अगर MgO को लेकर के हम आपको ये समझाने की कोशिश करें कि कैसे इसमें बॉन्ड बन सकता है, तो देखो कैसे बना सकते हैं कि अगर हमने मान लो कि MgO लिया, तो इसमें दो चीज है, एक तो Mg है और एक O है। बताओ तो ये क्या करेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन देगा, ये मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, किसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होगी, बताओ कोई। हाँ हाँ, तो ये हाँ वेरी गुड, इट विल गिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट विल गिव इलेक्ट्रॉन। गिव इलेक्ट्रॉन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन।
हाँ, इट विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन। हाँ बेटा, क्या हुआ? Sir, your voice is buffering. It's not properly audible. ओके, No, sir, it's okay. It's audible. Sir, it is clear. थोड़ा सा मैनेज करो ना आप लोग। आप लोग अपना भी नेटवर्क चेक किया करो, सारा दोस्त तो मेरे ऊपर डाल देते हो, अपना नहीं देखते हो आप लोग कि कितना नेटवर्क उधर में आपके घर में कितना बेकार है। हम तो थर्ड फोर्थ फ्लोर से पढ़ा रहे हैं, मेरे पास तो खूब नेटवर्क है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा देखना एक बार आप ना, क्या करो, जिसका नहीं आ रहा है तो जो ऑडियो वाला है ना उसको थोड़ा सा ऑन ऑफ करो, जो ऑडियो जो जूम पे है उसको थोड़ा सा करो। हमने करके देख लिया अपना। तो देखो, अब देखो क्या है, अब इट विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये मेटल है, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये नॉन मेटल है। ये तो बेसिक आइडिया हो गया जो हमको आना चाहिए। अब देखो बेटा, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर 12। अब इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 2 8 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का देखो बेटा 8 होता है तो 2 और 6 हो जाएगा। अब अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है बेटा, देखो मैग्नीशियम को, तो या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले या तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये 8 बचेगा। अगर 2 दे देगा तो, या तो 6 लेगा तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो 6 लेना तो बहुत ही दिक्कत है। देखो तो क्या करेगा, एक ये 2 ट्रांसफर करेगा, इट विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास भी यही है कि या तो ये 2 ले ले या तो 6 दे दे। 6 देना मुश्किल है, वो क्या करेगा, 2 लेने की कोशिश करेगा। तो यहां से यहां क्या करेगा, ये ट्रांसफर की पॉसिबिलिटीज बन रही है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रांसफर की पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो अब हमने क्या किया, यहां से लिखना चालू किया, मैग्नीशियम को लिया और क्लोरीन को लिया, नहीं ऑक्सीजन को लिया। अब बताओ मैग्नीशियम के ऊपर कितना डॉट आएगा बेटा, कोई बताएगा मैग्नीशियम के ऊपर कितना डॉट आएगा? 2 डॉट, क्योंकि इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 डॉट। ऑक्सीजन के ऊपर बताओ बेटा कितना आएगा डॉट? 6 डॉट। सुपर सुपर, हाँ सुपर, तो आपका 6 डॉट आएगा। अब यहाँ पे देखो ये एरो क्या कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ट्रांसफर हो गए। तो जब ये ट्रांसफर करेगा बेटा, तो यहाँ पे अभी कॉन्फ़िगरेशन कितना था, 2 8 2, अब यहाँ पे क्या था 2 6। तो जब ट्रांसफर कर देगा यहाँ पे, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर करेगा, तो इसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखोगे तो 2 8 हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, और इसको देखोगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 8, दोनों का स्टेबल ऑक्टेट हो गया नियॉन की तरह, तो दोनों स्टेबल हो गए। समझ में आ रहा है? अब इसी को हम स्टेटमेंट में कर देते हैं कि आप लोगों को समझ। अब यहाँ पे क्या है, फिगर है आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन किसके बीच में, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन किसमें होगा, MgO। ठीक, अब इसी को हम थोड़ा सा और लिख देते हैं, इन मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg एटम हैज, Mg एटम हैज कितना, Mg एटम हैज कॉन्फ़िगरेशन, Mg एटम हैज कॉन्फ़िगरेशन कितना है, अगर स्टेटमेंट में लिखो 2 8 2, विच इज 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या लिख सकते हैं, विच इज 2 इलेक्ट्रॉन मोर देन ऑक्टेट, कितना है, 2 मोर देन ऑक्टेट है, 2 इलेक्ट्रॉन मोर देन ऑक्टेट। सो एंड ऑक्सीजन को लिखे हैं, एंड ऑक्सीजन हैव कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन हैव कॉन्फ़िगरेशन, क्या ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन हैव कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 और 6 है। ऑक्सीजन हैव कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6, which है, या लिख सकते हैं which is 2 इलेक्ट्रॉन लेस देन, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, लेस है, 2 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट। ठीक, अब इस प्रोसेस में करेगा क्या है स्टूडेंट, कि अगर इसको ऑक्टेट को, अगर ये क्या करे, अगर कोशिश करे ये कि अगर कंप्लीट करना चाहे तो क्या करेंगे, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अगर दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ये करेंगे क्या, ध्यान से समझना, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेस है, तो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट मैग्नीशियम Mg ट्रांसफर इट 2 इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, ट्रांसफर इट्स 2 इलेक्ट्रॉन, किसको ट्रांसफर करेगा, 2 किसके को ट्रांसफर करेगा, 2 ऑक्सीजन। एंड इसके बाद जब ट्रांसफर करेगा
तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज बन जाएगा एंड फॉर्म, कैसा फॉर्म बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। हाँ, आयोनिक बॉन्ड और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें आप 10 लाइन बढ़ा सकते हैं ना, उतना तो आपको पता चल गया कि अगर टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऐसे लिखेंगे, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट मैग्नीशियम ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन एटम, as a result magnesium acquired 2 positive charge and oxygen required 2 negative charge. So that is positive, between the positive and negative charge there occur the electrostatic force of attraction which is known as ionic bond. So there is line, आप लोग खुद इंक्रीज करो, है ना, elongation जो होता है इलाबोरेट करना वो खुद से करो, लेकिन बेसिक आइडिया इतना समझाया जा रहा है। अब देखो जितना आप बुक पढ़ोगे बेटा, जितना आप लोग बुक पढ़ोगे ना, खुद से ही आप इन चीजों को क्या करोगे, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ ज्यादा समझ सकते हो। ये भी आज अभी जब खत्म होगा लेक्चर तो आप क्या करना है, एमजीओ, सीएओ, इन सब का देखना कि कैसे आयनिक बॉन्ड पढ़ रहा है। पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा, इंटरेस्ट भी डेवलप होगा बुक पढ़ने का। एक बार बुक पढ़ने का इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो तुम्हारी लाइफ ऑलमोस्ट सेटल्ड की तरफ चलने लगेगी। एक स्क्रीनशॉट लेना बेटा इसका, तो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ भी सकता है। ले लिया सब लोगों ने स्क्रीनशॉट? एवरीबॉडी टेकन स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स? ओके, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, एक और एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं। कोई अपने, आप लोग अगर पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। किसका एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेन करूं? एनीवन वांट्स? कोई एग्जाम्पल देना चाहता है या मैं अपने से ले लूं? ग्रुप थर्ड, बैच थर्ड के स्टूडेंट कौन एग्जाम्पल? किसी ने बोला बैच थर्ड, कोई और एग्जाम्पल जानना चाहते हो? कोई बोला था? अभी फिर से बोलो, कौन बोला था? कौन सा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूं? आप बोलो, आपके पास तो ऑप्शन है यार, कैसे कर रहे हो आप लोग, बोल ही नहीं रहे हो। तो फिर एक और किसी को समझ लो। मान लो हमने एक AlCl3 को समझा दिया और रिमेनिंग सारे होमवर्क ही हैं। Li2, अच्छा Li2O, चलो इसको देखो, Li2O, वेरी गुड, अच्छा एग्जाम्पल सेलेक्ट किया है। देखो बेटा इसमें क्या है, अब बताओ तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लिथियम के पास कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 1, ठीक, और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 6। अच्छा बताओ लिथियम कैसा स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा, किसके लायक, किसकी तरफ बनाने की कोशिश करेगा, किस नोबल गैस की तरफ? हीलियम, ठीक है, हीलियम बनाने की कोशिश करेगा। तो और ये किसके तरफ, ये नियॉन की तरफ बनाने की कोशिश करेगा। हाँ, तो अगर ऐसे देखें, देखो स्टूडेंट थोड़ा सा इसमें अगर देखो यहाँ पे, तो अगर हमारे पास Li कितना है, 2 Li है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब Li के ऊपर कितना डॉट आएगा, देखो कितना डॉट आएगा Li के ऊपर, एक डॉट आएगा क्योंकि एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के ऊपर देखो कितना डॉट आएगा, 6 डॉट आएगा, ठीक। हाँ, तो इसको अगर डबलेट कंप्लीट करने के लिए और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको डबलेट करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, है ना। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो आप ऐसे लिखेंगे Li प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर दूसरा Li प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बीच में क्या आ जाएगा, O2 माइनस, ठीक। अब ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका है कि आप Li क्या कर दो, 2 और इसके ऊपर प्लस डाल दो, और आपका O ना, O के ऊपर 2 माइनस, ऐसे भी कर सकते हो रिप्रेजेंट करने का। तो आप ज्यादा कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करो, इसी तरीके से रहने दो, 2 Li को अलग अलग लिखो और O2 कर दो, क्योंकि ये ट्रांसफर इसी तरीके से करेगा। अच्छा, अब देखो इसका अगर एक्सप्लेनेशन करो, एक्सप्लेनेशन जिन्होंने लोगों ने पूछा है उनको एक्सप्लेन कर दें, तो अगर एक्सप्लेनेशन लिखो इसका तो कैसे लिख सकते हैं, तो देखो इन लिथियम एटम में क्या है, देखो बेटा क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, किससे, एक्स्ट्रा
प्रेजेंट देन किससे, प्रेजेंट देन किससे, प्रेजेंट देन ऑक्टेट, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेजेंट देन ऑक्टेट, ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन, डबलेट, डबलेट, ओ डबलेट, डबलेट, डबलेट जो भी है, डबलेट सॉरी। तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट देन द डबलेट। और फिर क्या बोला जा रहा है, एंड ऑक्सीजन एटम हैव, ऑक्सीजन एटम क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन एटम हैव क्या लिख सकते हैं इसके साथ, 2 इलेक्ट्रॉन लेस देन, 2 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, लेस देन ऑक्टेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में अब करेगा क्या, सो टू कंप्लीट द डबलेट, टू कंप्लीट द डबलेट, टू कंप्लीट द डबलेट and octet, to complete the doublet of lithium and octet of sodium, and octet of not sodium, octet of किसका, ऑक्सीजन, octet of oxygen, 2 lithium atom, ऐसे लिखेंगे 2 lithium atom, 2 lithium atom क्या करेंगे बेटा, 2 lithium atoms क्या करेंगे ये लोग, 2 lithium atom transfer their क्या, ट्रांसफर देयर 1,1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1,1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एटम, ठीक, टू ऑक्सीजन एटम। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इस रिजल्ट के बाद आपको लोग क्या लिख सकते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लिथियम, बोथ लिथियम, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हम लोग लिख सकते हैं बोथ लिथियम एटम, जो दोनों लिथियम एटम क्या है, बोथ लिथियम एटम एक्वायर, कैसा पॉजिटिव, कैसा चार्ज एक्वायर करेंगे, एक्वायर कैसा चार्ज, एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन एक्वायर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन एक्वायर कैसा नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज, एक्वायर 2 नेगेटिव चार्ज एंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड, Neg negative charge and form ionic bond, charge and form ionic bond, ionic bond, कुछ समझ में आया आप लोगों को, and form ionic bond, yes sir, हाँ। तो ये फिगर ये है ionic bond in Li2O, ionic bond in Li2O। आप लोग क्या करना, इसको समझने की कोशिश करना, जितने भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, और जो भी नहीं समझ में आएगा दोबारा आप लोग पूछ लेना। तो अब क्या करो आप लोग, एक स्क्रीनशॉट लो इसका, हाँ बोलो। Al2O3 हम इसके तुमको वीडियो शेयर कर देंगे, वो इजी सा है, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, हाँ ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग, इसको स्क्रीनशॉट लो और नेक्स्ट हेडिंग डालो। अच्छा, ये जो अभी नीट का और जेई का एग्जाम आया है, नीट वाले बच्चे थोड़ा हमको लग रहा है कम पढ़ रहे हैं, नीट वाले बच्चे, जेई वालों का तो टोटल रैंकिंग में हमारे ख्याल से 4 लोग आ जाते हैं, 3-4 लोग हमेशा। इसमें जो टॉप रैंकर है कौन सा है, सुबोध इज देयर, सुबोध आर यू देयर, सुबोध का जो मार्क्स आया केमिस्ट्री में 87 है, 3rd रैंक है, ठीक। और दूसरा है सार्थक का 1st रैंक है, टोटल में उसने 1st रैंक लाया है, जितने भी कॉलेज दिए गए हैं 30-40 कॉलेजेस में सुबोध का 1st रैंक आया है, केमिस्ट्री में 90 मार्क्स लाया है, सार्थक का सुबोध का 3rd रैंक 87 मार्क्स, सार्थक का 1st रैंक कितना 90 मार्क्स, प्रेम करके है, प्रेम का 86 मार्क्स है, लेकिन 6 रैंक आया है। अब देखो 1 मार्क्स से रैंक उसका कितना चेंज हो रहा है केमिस्ट्री में, कि अगर 87 में 3rd रैंक है तो 86 में उसका रैंक 6 आ गया केमिस्ट्री में ही, समझ में आ रहा है, वो 1 रैंक से कितना 3 प्लेस का लॉस हुआ है 1 मार्क्स का। और दूसरा है आपका साहिल का भी अच्छा मार्क्स है, 72 नंबर लाया है साहिल ने, और 27 रैंक है, थोड़ा सा रैंक उतना अच्छा है नहीं है, लेकिन फिर भी 72 मार्क्स बहुत ही अच्छा मार्क्स है। तो आप लोग जो जेई मेंस के बच्चे हैं, अच्छा बहुत अच्छा ही परफॉर्मेंस किया है। अच्छा, अब दूसरा चीज है आपका नीट वाले जो बच्चे हैं, अगर नीट की बात करें तो ये तो टॉपर एक वही है, फरदीन अली हमेशा यही लाता है,
ऑलमोस्ट हर एग्जाम में मैं इसी का देख रहा हूँ। तो फरदीन का केमिस्ट्री में है 150 मार्क्स और थर्ड रैंक है, थर्ड रैंक। ठीक, इसके बाद हर्ष है, हर्ष का भी है, हर्ष ने भी अच्छा मार्क्स लाया है, 92 मार्क्स लाया है हर्ष ने। इसका रैंक शायद रैंक अच्छा से नहीं पता है, रैंक देखना पड़ेगा, लेकिन 92 मार्क्स है। इसका तो बहुत ही अच्छा मार्क्स है, 150 मार्क्स इज सुपर। ठीक है, 180 में से 150 मार्क्स ला रहा है वो अभी, तो जानते हो ये ऑल इंडिया टॉपर की कैटेगरी में आता है फरदीन। ठीक है, टॉपर में टॉप 10 इंडिया में टॉप करने की क्षमता रखते हो। अगर 150 तुम ला रहे हो 180 में, 180 से 150 ला रहे हो, मतलब तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है। तो जो बच्चे और लोग हैं जो लोग उतना अच्छा से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि 10 बच्चों का ही रैंक दिया जाता है, सबका नहीं, 20 बच्चे का भी नहीं आता है, केवल 10 लोगों का आता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर कि आप लोग अपना पोर्टल पे जाकर के लर्न पोर्टल पे अपना रिजल्ट देखो और एनालिसिस करो कि तुम्हारा कहाँ पे किस सब्जेक्ट में ज्यादा कम हो रहा है। देखो केमिस्ट्री में तो बहुत लोग और भी अच्छा कर रहे हैं, मैंने और लोगों का लर्न पोर्टल से देख चेक किया था, अब जिसका जिसका मेरे पास वो है, तो केमिस्ट्री में तो काफी अच्छा कर ही रहे हो बहुत बच्चे। और जब रैंक होगा ना, रैंक जो टॉप 10 रैंक होगा, टॉप 10, तो टॉप 10 में आने के लिए ना ऑल, अगर मान लो जेई वालों के लिए ना, जेई वालों ऑल 3 में लाओ, ऑल 3 बैलेंस होना चाहिए, ऑल 3 बैलेंस तभी होना चाहिए, तभी बैलेंस होना चाहिए। और अगर नीट का भी बोलो तो नीट का भी तो ऑल 4 बैलेंस होना चाहिए, आर 4 बैलेंस होना चाहिए। तो अगर सब में इसी तरीके से है तभी आप क्या कर सकते हो, टॉप कर सकते हो, टॉप 10 में आएगा। अगर एक में सोचो कि एक में आपने 150 ले आया और दूसरे में 0-0, तो आपको रैंक थोड़ी मिलेगा, तो आपका सब्जेक्टिव रैंक आएगा और वो टॉप 10 में नहीं आ पाओगे। सब्जेक्टिव रैंक में तो आप टॉप कर सकते हो, लेकिन एज ए होल जो लोग टॉप कर रहे हैं ना, उनका बहुत ही अच्छा होगा। कुछ हमारे बच्चे जो थे, देखो जो उसमें जो पहले वाले इंस्टीट्यूट के बच्चे थे फिटजी वाले, उसमें मैंने बहुत बच्चों को ऐसे देखा था, इतने बैलेंस होते थे। अभी उसने क्या है कि 98% कुछ आया है उसका मार्क्स, लेकिन उसने किया क्या था कि जब हम लोग जेई का जब टॉपिक चलता था जेई वाले बच्चों के साथ, तो वो क्या करता था, दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करता था। पहला चीज कि बोर्ड की प्रिपेयर करता था और आपका जेई की भी करता था साथ साथ में। और उसने किया था, उसकी स्ट्रेटजी मैं समझा रहा हूँ, अभी तो आप 11th में हो, लेकिन वो करता था जैसे जेई का टॉपिक चल रहा है, तो जैसे ही बीच में कुछ थोड़ा सा टाइम मिलता था ना, वो बोर्ड वाले नोट को धीरे से निकालता था नीचे से ड्रॉल से, और उसमें कुछ लिख लेता था। ठीक, अब इसमें जेई वाला तो सारे बच्चों के साथ कर रहा था, लेकिन ये वाला पोर्शन वो एडिशनल करता था, बोर्ड वाला। जेई का तो सारे लोग जब जेई पढ़ रहे हैं तो जेई कर रहे हैं, लेकिन वो बोर्ड का भी करता था। मैंने एक दिन जाकर के देखा, यार तुम कर क्या रहे हो, तो मैंने देखा तो उसने बोर्ड लिख करके अपना नोट्स बनाया हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे टीचर ने बता दिया कि ये बोर्ड के लिए है तो वो लिख लेता था। बाहर में बाद में मिला तो उसने बोला कि सर मैं ऐसा कर लेता हूँ, तो मैं घर जा करके मैं ज्यादा जेई को टाइम दे देता हूँ। तो उसने जब अभी जो मार्क्स आए, बहुत ही होनहार बच्चा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे तो 99% भी मार्क्स लाते हैं बच्चे, लेकिन उसने 98 ही कुछ लाया था। ठीक, लेकिन उसने क्या किया था, जेई में भी उसके रैंक अच्छे आए और बोर्ड में भी अच्छा आ गया। तो ऐसे आप लोग की स्ट्रेटजी अभी से ही अपना माइंड बना करके फ्रेश करके चलो कि हमको जेई में, अगर जेई का पढ़ रहे हैं तो अभी तो बोर्ड की आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो बोर्ड का तो छोड़ दो, लेकिन जब जेई का पढ़ रहे हो तो आप तीनों पोर्शन ले लो ना, जेई वाले, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो और आपका जो मैथ हो जाएगा। ठीक, तो केमिस्ट्री में मान लो कि अगर मान लो आप कितना लाते हो कि 100 में से अगर मान लो 100 में से अगर 90 लाते हो या 80 लाते हो, दैट इज एनफ है, इतना भी लाते हो तो फिजिक्स में इसी तरह, तीनों में अगर इसी तरीके से लाते हो ना, तो आपका काफी अच्छा कवर हो जाएगा, काफी अच्छा कर सकते हो। 80 भी लाओ तो 240 आ जाएगा, 240 मतलब तुमको एनआईटी मिल गया है ना, एनआईटी मतलब आईआईटी के बाद एनआईटी से आते हैं तो अच्छा है। और नीट वाले बच्चे जो लोग, नीट के लिए तो अच्छा है, आप लोग अपना पूरा एज अ होल रैंक देखो कि अगर 720 का एग्जाम हो रहा है तो अभी जैसे कुछ बच्चे होंगे उनका, कुछ बच्चों का तो ऐसे 200 आ रहा होगा, कुछ बच्चों का 300 आ रहा होगा, अभी फरदीन वगैरह का तो उन लोगों का 500 लोग 500 मार्क्स टच कर रहे हैं। तो अगर जो लोग 5 जैसे अब मान लो आप कैसे कर सकते हो, कुछ लोग 600 आ रहे होंगे, बहुत लोगों का 600 भी आ रहा होगा, तो आप ये क्या करो कि थोड़ा थोड़ा कोशिश करो कि आप अपना पोर्टल में जा करके देखो
कि मेरा किस सब्जेक्ट में कम हुआ, तो उसको 200 से आप नेक्स्ट एग्जाम में कोशिश करो कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि 10-10 मार्क्स तीनों में बढ़ाते हैं, तो क्या 230 हो जाएगा, फिर आपका 230 से 300 में चले जाओ, 300 से 400 में चले जाओ, फिर धीरे धीरे आप इंक्रीज करो। लेकिन सब्जेक्ट वाइज देखो, एक चीज और चीज है, जो आपका बेस्ड है ना, बेस्ड सब्जेक्ट है, बेस्ड सब्जेक्ट, उसमें तो आप कोशिश करो कि आपका मैक्सिमम मार्क्स आ जाए, मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि उसको तो पढ़ ही सकते हो, उसको उस ऐसा ना हो कि आपके बेस्ड सब्जेक्ट में से भी मार्क्स कम आ जाए। बेस्ड में तो आपका मार्क्स आना ही चाहिए, साथ में अपना एनालिसिस करो कि देखो कहां से मेरा, और केमिस्ट्री का तो मैं सॉल्व करके दे भी दे रहा हूं, तो तुम लोग देखो कि कहां से मेरा मार्क्स, कौन सा क्वेश्चन कट आउट हो रहा है, समझ में आ रहा है। और ज्यादा निगेटिव मार्किंग परसेंटाइज डिक्रीज हो जाता है अगर आप बहुत ज्यादा गलत करते हो, तो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स मत किया करो पेपर में, है ना। नेगेटिव मार्किंग से परसेंटाइल बहुत नीचे आता है। तो अब देखो कि किस पेपर में, अगर मान लो केमिस्ट्री का अगर बात करें, केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में अगर तुम्हारा मार्क्स कम आ रहा है ना, लेस आ रहा है, अगर लेस आ रहा है, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, जो कोई भी बच्चा हो, जेई हो या नीट हो, तो अब देखो एक बच्चे ने इसमें कितना है 150 लाया, इसमें भी देखा हम लोगों ने कि 87 या ऐसे कुछ लाया है, 87 मार्क्स। अब 87 कितना हो गया, 87 अगर मार्क्स लाया तो जानते हैं कितना कम है, 13 मार्क्स कम है फुल मार्क्स से, क्योंकि 25 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 100 मार्क्स का, ठीक है, और एक दो आपके वो हैं डिस्क्रिप्टिव हैं। तो आप ऐसे देखो ना कि कितना 13 मार्क्स अगर आपका या 20 मार्क्स कम आ रहा है, तो आप कोशिश करो ना कहां से आपका कम हो रहा है। जैसे फरदीन का आया आपका 150, 180 से 50 आया, अब 30 मार्क्स इसका कम है। अब थोड़ा सा आप देखो कि किस टॉपिक का जो क्वेश्चन था, किस टॉपिक का क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है, उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन करो, क्योंकि यही जो 30 मार्क्स कम हुए हैं, यही जो टॉपिक है आपको जाकर के जो फाइनल आपका नीट का एग्जाम दोगे, ये टॉपिक आपको परेशान करेगा, रेस्ट ऑफ टॉपिक तो आप कवर कर लोगे। तो देखो आप पेपर का एनालिसिस जरूर करो, जो भी बच्चे नीट एग्जाम दे रहे हैं हर मंडे को, चाहे नीट वाले हो जेई हो, उसके लिए बल्कि आप क्या करो, इतना पैसा दे रहा हो तो एक जाकर के 100 रुपए का रफली पेपर खरीद लो, है ना, और उसमें क्या करो, ऐसे रफली पेपर लिखो और इसका प्रिंट आउट ले लो। जो भी आपका पीडीएफ दिया जा रहा है ना, जो भी आपका पीडीएफ जो पेपर होता है, वो भी पीडीएफ भी आता है आपका, पोर्टल में भी आता है। तो पोर्टल में आ रहा है, ऐप में आ रहा है, वो तो केवल एग्जाम देने के लिए, लेकिन पीडीएफ भी रखो, या तो नीट वाले भी पीडीएफ रखें, नीट वाले पीडीएफ। तो उसमें होगा क्या, देखो बेटा उसमें होगा क्या कि इसमें सारे क्वेश्चन मत सॉल्व करो, जो एक नोट खरीदो मोटा सा नोटबुक, उसमें सारे क्वेश्चन मत करो, सारे कर सकते हो तो करो, हम उसमें मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसको किसको करो कि जो क्वेश्चन टफ है, टफ जो तुमको टफ लग रहा है, टफ क्वेश्चन। और दूसरा टफ क्वेश्चन तो एक हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखो जो नहीं बन रहा, इजी है बट आप लोगों ने मिस कर दिया ना, कोई मिस कर दिया कि गलत कॉन्सेप्ट लग गया, तो आप उसको, तो 2-3 टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसको उस नोटबुक में लिख लो, है ना, और उसी के सामने इस जो पीडीएफ पेपर है उसी में चिपका दो, है ना, उसी नोटबुक के जिस पेज में आप कर रहे हो, मान लो फर्स्ट पेज में किया तो आपने फर्स्ट टेस्ट लिख करके इसी में एक पीडीएफ लगा दिया। अब उसी तरीके से नीट वाले भी बच्चे ऐसे कर सकते हैं कि आपका नोटबुक खरीदा, पहले पीडीएफ चिपका दिया, उसी में जो टफ क्वेश्चन थे सॉल्व कर दिए। तो ऐसे करोगे तो एक तो पहला चीज पूरा एज अ होल प्रिपरेशन होगा और एक भी क्वेश्चन तुम्हारा बचेगा नहीं, है ना। तो ये स्ट्रेटजी होती है कि हर चीज तुमको आनी चाहिए। और दूसरा चीज हम तो बता ही रहे हैं कि केमिस्ट्री के लिए क्या करो, नारायणा की बुक उठाओ, ठीक है, नारायणा की। जेई वालों को 2 एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज 1 और 2, और नीट वाले जो भी बच्चे हैं वो क्या करो, बुक पढ़ना चालू करो। आता है समझ नहीं आता दैट इज सेकेंडरी थिंग, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करो और डेफिनेटली एक बार नहीं 2 बार 3री बार आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। और ये जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन, इसके बाद पढ़ोगे तो 100% समझ में आएगा। तो ये था, अब हमको उम्मीद है कि कुछ बच्चे इसको फॉलो करेंगे। अगर ये फॉलो करते हो ना तो बहुत एडवांटेज मिलेगा तुमको। ऐसा नहीं होगा कि अगर ऐसे ना करो तो पता है कि आपका फर्स्ट टेस्ट में 4 क्वेश्चन नहीं आए, सेकंड क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन नहीं आए, थर्ड टेस्ट में 4 क्वेश्चन, ऐसे करते करते हर चैप्टर में कुछ कुछ लूज होल रहेंगे और वही बोर्ड आपके फाइनल एग्जाम में आ जाएंगे। तो पता चले कि 90% इजी क्वेश्चन सब आता था और 10% क्वेश्चन जो टफ था हम लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया, इग्नोरेंस की वजह से वो चला गया।
और फिर वही क्वेश्चन क्या करेगा, आपके जो ऑल इंडिया रैंक होगा जब फाइनल एग्जाम दोगे अगले साल, अगले के अगले साल जब भी दोगे तो वो आपको मार्क कर जाएगा। तो इन चीजों को हमेशा ध्यान रखो लाइफ में कि कहां से हम स्ट्रेटजी अपनी ना, बहुत बच्चे बहुत अच्छे नहीं होते हैं पढ़ने में, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी इतनी खतरनाक होती है कि वो टॉप कर जाते हैं, है ना। जो टॉपर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं कि मैं 20 घंटा नहीं पढ़ता था, कम ही पढ़ता था, लेकिन वो स्ट्रेटेजिकली पढ़ता था। तो वो अपना, जिसने अच्छे से शुरू से ही रिदम में पढ़ा, स्ट्रेटजी बना करके कि मेरा को हर चीज आना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आना चाहिए, वो कर लिया। अब नारायणा के बुक में लास्ट एक्सरसाइज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है, उसको भी करो ना, तब तुमको पता चलेगा कि वो दैट्स एवरीथिंग इज इजी ओनली। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नेक्स्ट हेडिंग है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पुट डाउन हेडिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। वेरी गुड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो होता क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक और नाम से इसको बोला जाता है डेटिव बॉन्ड। इसको बोला जाता है डेटिव बॉन्ड। तो डेटिव का मतलब डोनर होता है। अब पहला पॉइंट हम लोग लिख देते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे करते हैं, एरो, ठीक है, एरो लाइन। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक। अब हमारे पास कैसे फॉर्म होता है, पहले आप समझो इसको, पहले एग्जांपल से समझो, फिर हम लोग उसको क्या करेंगे कि एक्सप्लेन करेंगे। तो मान लो एग्जांपल हम लोग ले लिया H2O2, बहुत सारे एग्जांपल हैं लेकिन हम कम एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये इतना ये नहीं है। H2O2 का एक एग्जांपल लिया, ठीक। अब इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कैसा है, कैसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैसा चाहेगा बताओ? हाँ, ये कैसा चाहेगा, हीलियम की तरफ। और ऑक्सीजन किसकी तरफ चाहेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियॉन। तो अब देखो इसको, देखो अब इसको कैसे कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन को देखो 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा 1s1। अगर दूसरे की बात करें 1 इलेक्ट्रॉन लिख दो बेटर, 1s1 नहीं। और ऑक्सीजन को लिखे तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा, देखो तो कितना हो जाएगा 2 और 6। तो इसको ऑक्टेट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको डबलेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो कोई ट्रांसफर कर सकता है क्या, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकता है क्या? क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, शेयरिंग करेगा, क्या करेगा बताओ? तो दोनों डिफिशियंट है तो क्या करेगा बताओ? दोनों में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, शेयरिंग करेगा, व्हाट इट विल डू, शेयरिंग करेगा। वेरी गुड सुपर। तो देखो क्या करेगा अब, हाँ ओके गुड गुड गुड। तो आपने 2 ऑक्सीजन इस तरीके से लिखा और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे। अब इसको मान लो कि हमारे पास क्रॉस से रिप्रेजेंट किया 1-1 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितना है, 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन लिखा, ठीक। अब यहाँ पे क्रॉस साइन से हम लोगों ने क्या किया, आपका हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया है और ऑक्सीजन का 6 डॉट हम लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका 1 2 3 4 5 6। ध्यान से समझोगे तो समझ में आ सकता है, ऐसा नहीं बोलना कि नहीं समझ में आएगा। तो ये डबलेट पूरा कर लिया, ये वाला ऑक्सीजन डबलेट पूरा कर लिया। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके डबलेट में? इसके डबलेट में कोई प्रॉब्लम है? हाइड्रोजन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन हाँ। अब ये वाला ऑक्सीजन देखो, ये वाला ऑक्सीजन, तो ये वाला ऑक्सीजन क्या किया इस तरीके से, देखो ये क्या करने जा रहा है, इस तरीके से ये अपना ऑक्टेट पूरा किया। ये वाला ऑक्सीजन क्या कर लिया, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब देखो काउंट करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गए। अभी तक किसी को प्रॉब्लम है? अभी तक किसी को प्रॉब्लम है? समझ में आ गया ये? अभी तक ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? डबलेट और ऑक्टेट इसका, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन डबलेट। ये वाला डायग्राम फिर से बताऊं, देखो फिर से देखो, पहले हाइड्रोजन लिखा, फिर हाइड्रोजन लिखा, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के पास क्रॉस है 1-1 इलेक्ट्रॉन,
एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक एक क्रॉस लिख दिया, डॉट भी लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डॉट में क्या होता है ना, कुछ बच्चे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं डॉट से बना क्रॉस से बनाया। और ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो आपका क्या है 1 2 3 4 5 6, इस वाले का 1 2 3 4 5 6, तो इसने क्या किया अपना डबलेट कर लिया, ठीक है। और ऑक्सीजन ने क्या कर लिया 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर इसका देखो बेटा, ये वाला हाइड्रोजन का देखो, अब ये डबलेट तो पूरा हो गया, तो इसका अगर ऑक्टेट देखोगे तो इस तरीके से ऑक्टेट नहीं पढ़ाया रहेगा, 2 2 4 2 6 2 8, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। क्लियर है? यस या नो? अच्छा अब बताओ क्या इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की अब जरूरत है? इस इलेक्ट्रॉन को, अब इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्या? इस वाले को नो, लेकिन इसको जरूरत है, इसको। तो इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर दिया, शेयर कर दिया। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑक्सीजन के, फर्स्ट ऑक्सीजन के, इसने अपना इलेक्ट्रॉन 6 को 6 रखा है, शेयर नहीं किया है। समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो देखो अब फिर से इसी को फिर से समझो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो इस वाले ऑक्सीजन का है, फर्स्ट ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन सेकंड है। तो इसने क्या किया, इसके पास ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को इसको जरूरत नहीं है, तो इसने क्या बोला, तुम मेरा ले लो लेकिन मुझे चाहिए नहीं, बदले में मुझे नहीं चाहिए, तो इसने केवल दिया। अब यहाँ पे समझो, यहाँ से इसी बॉन्ड को, तो ऑक्सीजन लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहां से एक और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां से क्या हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम ने शेयर किया, किसको, तो ये इस तरीके से जब शेयर किया, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम का हो तो आप एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका जो ये बॉन्ड बनेगा, ये वाला जो लाइन होगा, ये वाला, केवल ये वाला, ये तो कोवेलेंट होगा, शेयरिंग, ये वाला शेयरिंग है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम शेयर कर रहा है, तो दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कुछ हवा लगा? कुछ हवा लगा स्टूडेंट्स? वेरी गुड, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बारे में लिखते हैं, तो स्क्रीनशॉट लो, तो स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बारे में लिखते हैं। सर आपने ओके नीचे क्या लिखा है? इस 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ सेकंड डायग्राम में ओके। फर्स्ट ऑक्सीजन, ये फर्स्ट ऑक्सीजन हो गया, और ये आपका सेकंड ऑक्सीजन हो गया, सेकंड ऑक्सीजन। तो अगर फर्स्ट ऑक्सीजन में देखो, तो फर्स्ट ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिया है, लेकिन सेकंड ऑक्सीजन ने केवल लिया है, दिया नहीं है। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है, ये वाले ऑक्सीजन का, इसका तो 6 का 6 इधर ही है, तो मैंने ये लिखा है फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन। क्लियर है? क्लियर है? हाँ बोलो, कोई बोल रहा है, बोलो। इसमें ट्रांसफर नहीं हो रही है, केवल शेयरिंग हो रही है। ट्रांसफर नहीं हो रहा है, केवल शेयरिंग हो रहा है। देखो ट्रांसफर जब होता है तो मेटल और नॉन मेटल होना चाहिए, दोनों नॉन मेटल है, शेयरिंग कभी, ट्रांसफर कभी नहीं होगा। ट्रांसफर तभी होगा जब मेटल नॉन मेटल होगा। यहाँ पे अभी इसके बारे में जब लिखोगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। इसको मैं इरेज करता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझाता हूँ अच्छे से। इरेज करूं? यस सर। हाँ, इसको जब इसका हिस्ट्री लिखोगे ना तो ज्यादा समझ में आता है। ऐसे डायग्रामेटिक तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक इसके बारे में लिखो ना तब तक थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। थोड़ा सा इसको समझाते हैं तुमको, एक बार और डायग्राम बनाते हैं और फिर बताते हैं। वो मैंने ट्रांसफर, आपको पता नहीं क्यों लग रहा है, ट्रांसफर के लिए मेटल और नॉन मेटल का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर के लिए एरो लगाते हैं, लेकिन ये वाला एरो लगाते हैं, बेंट वाला। चलो अच्छा ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने लिया था एग्जांपल H2O2 का, ठीक। तो हमने क्या किया था, हाइड्रोजन को लिया, ऑक्सीजन को लिया, तो यहाँ पे क्रॉस लिखा, ठीक। क्रॉस को थोड़ा सा नजदीक बनाते हैं, यहाँ पे क्रॉस लिखा, फिर डॉट लिखा,
छः छः हैं, दो 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 चार दो छः, यहाँ पे दो दो चार दो छः, तो यहाँ पे इसने तो डबलेट पूरा किया इस तरीके से, इसने अपना ऑक्टेट पूरा किया और इसने भी ऑक्टेट किया। इसी डायग्राम को इसी डायग्राम को हम ऐसे भी लिख रहे हैं, O सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग H, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया, किसी एक एटम ने शेयर किया तो O हुआ, ठीक ना। तो इस तरीके से अब कोई बोलेगा जैसे NaCl का आप पढ़ रहे थे, तो NaCl में कुछ ऐसे बॉन्ड को केवल प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसफर नहीं दिखा, ट्रांसफर केवल शो करने के लिए है, लेकिन यहाँ पे तो रहेगा बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब देखो इन H2O2 मॉलिक्यूल ऐसे लिखते हैं, इन H2O2 मॉलिक्यूल टू हाइड्रोजन एटम्स है, कितना कितना है, वन इलेक्ट्रॉन टू वन इलेक्ट्रॉन, ओके, विच इज क्या करेंगे, वन इलेक्ट्रॉन, वन कॉमा ऐसे लिखेंगे, विच इज वन इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, डबलेट, लेस देन क्या है, लेस देन डबलेट है, ठीक है, वो कितना है, लेस देन डबलेट, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, वाइल ईच ऑक्सीजन एटम की बात करें, ईच ऑक्सीजन एटम है कितना है, सिक्स इलेक्ट्रॉन, सिक्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, छः इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब आगे इसी में देखो छः इलेक्ट्रॉन है, सो आउट ऑफ दिस टू ऑक्सीजन एटम, आउट ऑफ दिस टू ऑक्सीजन एटम क्या लिखेंगे, आउट ऑफ दिस टू ऑक्सीजन एटम वन ऑक्सीजन एटम शेयर्ड इट इलेक्ट्रॉन, वन ऑक्सीजन एटम शेयर, क्या शेयर करता है, शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विथ, ठीक है। वन ऑक्सीजन एटम को हम लोग लिख लेते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं फर्स्ट ना, फर्स्ट वन ऑक्सीजन एटम ना, नो फर्स्ट, दैट इज वन ऑक्सीजन एटम शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विथ किसके साथ, विथ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑक्सीजन क्या किया, शेयर्ड विथ इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन एटम एंड completed their octet and completed its octet, अपना ऑक्टेट क्या किया, कंप्लीट किया। while हाइड्रोजन कंप्लीटेड क्या करेगा, हाइड्रोजन कंप्लीटेड डबलेट, हाइड्रोजन क्या कंप्लीट किया, कंप्लीटेड डबलेट, ठीक है, हाइड्रोजन ने तो अपना डबलेट कंप्लीट किया, ठीक। अब इस प्रोसेस में द सेकेंड ऑक्सीजन क्या बोलेंगे, द सेकेंड ऑक्सीजन क्या किया, सेकेंड ऑक्सीजन स्टिल हैव क्या बोला, स्टिल हैव कितना, स्टिल हैव कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, स्टिल हैव 6 इलेक्ट्रॉन विच क्या करते हैं, विच शेयर्ड ना, शेयर्ड कैसे करेंगे, विच शेयर्ड द इलेक्ट्रॉन, कैसे बोलेंगे, विच या शेयर्ड मत लिखो, विच कंप्लीट द इलेक्ट्रॉन, विच कंप्लीट द ऑक्टेट, कैसे ये कंप्लीट करेगा ऑक्टेट, बाय शेयरिंग, किसका शेयरिंग करेगा, बाय शेयरिंग द टू इलेक्ट्रॉन है ना, टू इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका, टू इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे कि सेकेंड ऑक्सीजन एटम does not share its electron, सेकेंड ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर ही नहीं किया, दोनों 6 के 6 अपने पास हैं, केवल इसने किससे कंप्लीट किया है, बाय शेयरिंग द टू इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस, किसके बीच में है ये शेयरिंग, फर्स्ट और आपका सेकेंड ऑक्सीजन के बीच में, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है, इस वाले का। एक स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका डेफिनेशन ही अभी हम लोग नहीं लिखे हैं,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हम लोग डेफिनेशन ही मिस किए हैं, तो थोड़ा सा डेफिनेशन अगर लिखोगे तो और क्लियरिटी आपको समझ में आएगी, क्लियर कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट कुछ समझ में आया ये क्या लिखा हूं? यस सर। ओके, समझ में आ गया सबको? यस सर। एक स्क्रीनशॉट लेना बेटा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डेफिनेशन लिखना। हाँ, एक स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? ओके, अब इसे वेरी गुड। पहले तो हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड का थोड़ा सा डेफिनेशन में समझाना चाहता हूँ। बहुत लोगों को कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डेफिनेशन ही नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब ये हमने एक्सप्लेन कर दिया एग्जांपल के थ्रू, लेकिन अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक इसको समझाने की कोशिश करते हैं किसके थ्रू, डेफिनेशन लिखो। द फोर्स ऑफ द बॉन्ड, ऐसे लिखते हैं दूसरे हिसाब से, द बॉन्ड विच इज, क्या बोलेंगे, विच इज फॉर्म्ड बाय, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ, शेयरिंग क्या है, शेयरिंग ऑफ कितना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, कहां, ऑफ ओनली 1 एटम, किसका, ओनली 1 एटम, ऑफ ओनली 1 एटम, then the bond form is, the bond, then the bond form is, क्या उसी को बोलेंगे, the bond formed is, क्या बोलेंगे, formed is known as क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ध्यान से समझ लेना क्या लिखे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर से लिखो, समझा रहा हूं। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, या क्या है, या क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ ओनली 1 एटम, then the bond form is known as coordinate bond। सबको समझ में आया? It is इलेक्ट्रॉन्स तो सिर्फ H2O2 के इसके लिए है ना, इसके लिए थोड़ी एप्लीकेबल होगा। क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा, एरो लाइन। एक और एग्जांपल से करो तो देखो, NH4+, चलो एक और एग्जांपल करते हैं, देखो अगर किसी को एक ही इलेक्ट्रॉन होना होगा तो फिर तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट नहीं बनाएगा, कोवेलेंट बना लेगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, तो उसको लोन पेयर थोड़ी बोलेंगे, पेयर ही नहीं होगा। लोन पेयर का मतलब क्या हुआ, 2 होना चाहिए तभी उसी को लोन पेयर बोलते हैं, एक को नहीं बोलते हैं। चलो एक और इसको कराते हैं, इससे तुम्हारा डाउट ज्यादा क्लियर होगा, जो तुम्हारा डाउट है ना इससे ज्यादा क्लियर होगा। देखो, अच्छा NH4+ लिया, नाइट्रोजन किसकी तरह स्ट्रक्चर बनाएगा, बोलो, नियॉन की तरह। हाइड्रोजन किसकी तरह, हीलियम की तरह। अब देखो ये स्ट्रक्चर कैसा है कि अगर NH3 है और उसमें क्या है, एक H+ आ गया है, ठीक, तो ये कैसा है, H+ आ गया है, तो ये क्या बन गया, NH4+। ध्यान से समझना है इसको, रिएक्शन आगे जाकर के जब आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बेस होता है, ये क्या है, बेस होता है, और ये H+ क्या होता है, एसिड, और ये क्या हो गया, साल्ट करके बनाया। तो अब हमारे पास क्या है कि जब ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन को लिया तो NH4+ बनाया। अब ध्यान से समझना, कैसे समझ सकते हैं, नाइट्रोजन के पास देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 2 और 5 हो जाएगा, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा, अगर देखोगे तो 1, कितने हाइड्रोजन है, ध्यान से समझो, तो 1, और एक ऐसा हाइड्रोजन है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, कोई बताएगा, इस वाले हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, कोई बताओ। H+, इसका एटॉमिक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 और एक पॉजिटिव चार्ज, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया कि नहीं, अभी तक क्लियर है, बोलो यस या नो, तुम लोग तो एकदम शांत हो जाते हो। हाँ, वेरी गुड। अब देखो ये क्या करेगा, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना, इसको फर्स्ट हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको क्या कर, तीनों को रिक्वायर्ड, क्या क्या जरूरत है, रिक्वायर्ड
1 इलेक्ट्रॉन ईच, 1 इलेक्ट्रॉन ईच। क्यों एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए? टू कंप्लीट क्या, टू कंप्लीट क्या, डबलेट। समझ में आया? तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से मिल जाए तो वो डबलेट बना लेगा। यस या नो? अब इसके पास इसको डबलेट बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है हाइड्रोजन को? 0। हाँ, तो इसको इट रिक्वायर्ड कितना, क्योंकि 0 है तो इट रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डबलेट। अभी तक क्लियर है यहाँ पे? अभी तक कंप्लीट? हाँ, वेरी गुड। तो अब देखो अब इस तरीके से बना रहे हैं, ध्यान से समझना तुम लोग। नाइट्रोजन का हम लोग कितने डॉट लगाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर? 5। ओके, तो हमने क्या लगाया? 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के ऊपर बताओ, एक H+ अगर है, H+ के पास कितना डॉट लगाऊं? H+ के पास कितना डॉट? नो डॉट। सुपर, वेरी गुड। जिसने भी नो डॉट बोला, गुड। अच्छा, और ये रिमेनिंग के 3 हाइड्रोजन है, उसके ऊपर हमने क्रॉस लगा दिया। एक एक क्रॉस लगा दूं? 1 हाँ, तो अब हाँ, इसने क्या किया देखो, इसने क्या किया? सबने डबलेट किया। और इसने क्या किया? ए इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके पास भी 2 हो गए, यहाँ भी 2, यहाँ भी। सबने डबलेट बना लिया कि नहीं? बना लिया, वेरी गुड, बना लिया। सबको क्लियर है ये वाला अब तक? ये 2 इलेक्ट्रॉन किसका है? 2 इलेक्ट्रॉन किसका है? नाइट्रोजन का कि हाइड्रोजन का? ये वाला ऊपर वाला। वेरी गुड। तो फिर से पढ़ो डेफिनेशन को। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ ओनली 1 एटम। ये दोनों इलेक्ट्रॉन केवल नाइट्रोजन का है, आप लोगों ने बताया। ओनली 1 एटम, देन द फॉर्म बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो लाइन। अब देखो, अब नाइट्रोजन का भी पूरा करो। देखो, नाइट्रोजन का 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8। अब इसी को डायग्राम में बनाओ, इसी को बॉन्ड लाइन में बनाओ। तो अगर मान लो नाइट्रोजन है, यहाँ पे तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इधर में हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, किसका इलेक्ट्रॉन? दोनों नाइट्रोजन का है और दिया जा रहा है हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाँ, दिस इज व्हाट इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलो। एनी प्रॉब्लम? ओके, वेरी गुड। अच्छा, ठीक है, तुम लोग क्या करो, एक स्क्रीनशॉट लो और एक मैं होमवर्क देना चाहता हूँ। स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? ओके ओके, हम इरेज करते हैं। और इसमें एक पॉइंट आप लोग खुद घर से करना, पढ़ना। ओके, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा तुम लोगों को ना। जो पॉइंट नहीं, सब सारे पॉइंट नहीं समझाएंगे, ठीक है? और जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा उसको केवल समझाएंगे, ठीक? अब देखो क्या क्वेश्चन है अपने पास। एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? पढ़ना आप लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर, आयोनिक बॉन्ड एंड कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट का तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन किसके बीच में? डिफरेंशिएट बिटवीन किसके बीच में? आयोनिक, ठीक, कॉमा कोवेलेंट, कॉमा कोऑर्डिनेट। ये सारा चीज आप लोग खुद से पढ़ो। जो भी चीज नहीं समझ में आता है, दैट आई एम रेडी टू एक्सप्लेन। समझ में आया? ओके।